नाजरीन, अगर आप अपनी रोज़ाना की रूटीन से और काम काज से उकता चुके हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए। और अगर आप वाकई घूमने का इरादा बना चुके हैं और कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं तो हम ऐसे 10 मकामात की फहरिस्त आपके लिए लाए हैं जहां जाकर आप सुकून के सांस ले सकते हैं। ये ऐसी जगह हैं जो शायद आपके ट्रैवल एजेंट की तरजीहात में से ना हों। इसकी वजूहात शायद ये होंगी कि उन मकामात पर जाने के लिए कुछ मुशक्क़त दरकार होती है, और अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको भी इसके लिए तैयार होना होगा कि एक कठिन रास्ता गुजारना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 300 मीटर के रेत के टीलों और एक आतिश उगलते हुए पहाड़ यानी आतिशफिशा पहाड़ पर चढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि आपको 5 स्टार होटल का आरामदेह बिस्तर तो नहीं मिलेगा। इसलिए एडवेंचर के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो चलिए अब उन मकामात के बारे में सुनते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फोलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। पाकिस्तान से लेकर पीरू तक सियाहत के ऐसे कई खूबसूरत मकामात हैं जहां आपको रहने के लिए 5 स्टार होटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहां आने का तजर्बा शायद आपको हमेशा याद रहेगा। तो आइए अब उन मकामात की तरफ चलते हैं और सबसे पहले पाकिस्तान के एक मकाम की बात करते हैं जिसका नाम है कॉनकोर्डिया। जी हाँ, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए शायद ये एक अनोखा और शायद नया सा नाम होगा। ये दरअसल एक बेस कैंप का मकाम है। तो अगर आप दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 के बेस कैंप कॉनकोर्डिया जाना चाहते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको गिलगित बल्तिस्तान में 10 दिन चलते हुए बलतौरो, गुडोन ऑस्टन और वीनिया नामी ग्लेशियर्स अबूर करना होंगे। फिर कहीं जाकर आप दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पहाड़ K2 के दामन में पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने का कोई और आसान तरीका नहीं है। ये दुनिया के उन चंद मकामात में शामिल है जहां आप पहाड़ों के बीच में ही दफन हो सकते हैं, इसलिए ये एक मुश्किल रास्ता शुमार किया जाता है। गैलन रूइल नामी फोटोग्राफर ने इसे पहाड़ी खुदाओं का तख्त कहा है। कॉनकोर्डिया की खूबसूरती का राज उसका दूर दराज होना है। इसे ये नाम यूरोपीय सयाहों ने दिया जिन्हें ये जगह यूरोप की पहाड़ी सिलसिले एलप जैसी लगी थी। यहाँ पहुँचना तो वाकई मुश्किल है, मगर यहाँ के सहर अंगेज मनाजिर जब आँख में समाते हैं तो बंदा अपने सफ़र की सारी थकान और मुश्किलात भूल जाता है और उसको ये जगह इंतहाई खूबसूरत और यादगार महसूस होती है। इसके बाद हम बात करेंगे सऊदी अरब के मकाम रुबुल खाली की, जिसे एम्प्टी क्वार्टर भी कहा जाता है। एम्प्टी यानी खाली, क्योंकि वो मकाम बिल्कुल खाली है। आप इसे रुबुल खाली कहें या खामोशी का घर, एक ही बात है। जमीन पर रेत का सबसे बड़ा रकबा यही है। यहाँ पहुंचकर सब कुछ खाली खाली महसूस होता है, शायद इसीलिए इसे एम्प्टी क्वार्टर यानी खाली जगह भी कहते हैं। अगर फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड को मिलाया जाए तो जजीरा नुमा अरब का ये इलाका उससे भी बड़ा है। यहाँ रेत के टीले एफिल टावर से भी बुलंद हैं, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से ज्यादा भी है और ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। एफिल टावर तो पेरिस में अपनी जगह मजबूती से खड़ा है, लेकिन ये रेत के टीले हर साल 30 मीटर तक तेज हवाओं की वजह से अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। रेत के इस जहान तक पहुंचना तो आसान है, मगर इस रेत में रात गुजारना सिर्फ उन्हीं लोगों का काम है जो एडवेंचर को पसंद करते हैं। कमजोर दिल या बुज़दिल लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। उसके बाद हम आपके सामने रखते हैं ऑस्ट्रेलिया का मकाम कैप यॉर्क। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जहां कई वीरान इलाके हैं। यहाँ के शहरों के लिए भी कैप यॉर्क एक दूर दराज और पहुंच से बाहर इलाका शुमार होता है। ये ऑस्ट्रेलिया के शुमाल की तरफ आखिरी इलाकों में आता है। मुल्क के इंतहाई शुमाल में जाने के लिए आपको 4 व्हील ड्राइव वाली जीप में संगलाख पहाड़ों से गुजरते हुए सफर करना होगा, जिसका सफर शायद आपके जबड़े भी हिला सकता है। ये कैप कैरन्स से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर है।
اس کا مطلب ہے یہاں جانے کے لیے کئی دنوں تک گاڑی میں سفر کرتے رہنا ہوگا اور مگر مچھوں سے بھری جھیلیں عبور کرنا ہوں گی، اور اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد آپ کا انعام کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ کا انعام یہ ہوگا کہ آپ کو ایک پتھریلا ساحلی علاقہ ملے گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب اگلا کام یہ ہوگا کہ گاڑی کو واپس موڑیں اور گھر جانے کی تیاری پکڑیں۔ ہے نا عجیب سی بات؟ مگر آپ حیران ہوں گے کہ ایڈونچر کو پسند کرنے والے افراد یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کینیڈا کے دوسرے سب سے بڑے نیشنل پارک کی طرف۔ کینیڈا کے اس دوسرے سب سے بڑے نیشنل پارک میں شاید سب سے کم لوگ جاتے ہوں گے۔ 80 ڈگری شمال میں الزمیر جزیرے پر یہ شمالی امریکہ کا انتہائی شمال کا مقام ہے، جسے کیپ کولمبیا بھی کہتے ہیں۔ یہاں سردی کی وجہ سے سیاحوں کو اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال کر رکھنا پڑتے ہیں۔ قریب کے ایک گاؤں سے یہاں چارٹر طیارے پر آنے کے لیے آپ کو 32,000 کینیڈین ڈالر خرچ کرنا ہوں گے۔ اس پارک میں سڑکوں یا درختوں جیسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، لیکن یہاں قطبی ریچھ اور خوبصورت پہاڑ ہیں۔ کینیڈا کا سب سے شمالی گاؤں بھی یہیں پر آباد ہے، جس کا نام ہے گریز فیورڈ۔ اگر آپ گھومنے کے شوقین ہیں اور ایڈونچر لور ہیں تو آپ بھی یہاں جا سکتے ہیں، مگر اپنی ذمہ داری پر۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قطب شمالی کے مقام کو۔ دنیا کا انتہائی شمالی مقام قطب شمالی کہلاتا ہے۔ اسے بعض لوگ سینٹا کلاس کا گھر بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس داستان کو غلط ثابت کرنے کے لیے اتنی دور کیوں جائے گا، اس لیے جس نے جو کہا مان لیا گیا۔ جنوبی قطب کے مقابلے میں قطب شمالی میں کوئی زمین نہیں۔ یہاں آنے والے سیاح پانی پر چلتے ہیں، وہ پانی جو بحر اوقیانوس یعنی آرکٹک اوشین میں برف بنا ہوا ہے۔ وہ جو آپ اکثر جمے ہوئے سمندر پر سفر کرتے لوگوں کی بہترین قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ یہیں کی ہوتی ہیں۔ گرمیوں میں یہ برف 90 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رہ جاتی ہے، جبکہ موسم سرما میں یہ 1,60,00,000 اسکوائر کلومیٹر تک پھیل جاتی ہے۔ اس کی گہرائی محض 5 میٹر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کا موازنہ انٹارکٹیکا سے کرتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں، کیونکہ اس میں جمی ہوئی برف کی چوڑائی صرف 5 میٹر ہوتی ہے، جبکہ انٹارکٹیکا کی برف کی چوڑائی 3,000 میٹر تک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں چلی کے ایک جزیرے رابنسن کروسو کی طرف۔ یہ جزیرہ ایک ادیب کے نام پر ہے۔ ادبی تاریخ میں رابنسن کروسو کو سب سے مشہور و معروف لیکن تنہا کردار کہا جاتا ہے۔ اس کے نام پر بنایا گیا جزیرہ بھی اتنا ہی تنہا اور مشہور ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کے ساحل سے 670 کلومیٹر دور ہے۔ اسے سن 1704 میں تب دریافت کیا گیا جب الیگزینڈر نے اپنے بحری جہاز کے کیپٹن سے لڑائی کے بعد مطالبہ کیا کہ انہیں اسی ساحل پر اتار دیا جائے۔ وہ یہاں تنہا 4 سال تک رہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ناول نگار ڈینیل ڈیفو کو رابنسن کروسو نامی کردار لکھنے کے لیے بھی کہا تھا۔ آج بحر الکاہل کے اس جزیرے پر تقریباً 500 لوگ رہتے ہیں اور یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد بھی 100 کے قریب ہوتی ہے۔ اور اب باری ہے نیواڈو مسمی جو پیرو میں واقع ہے اس مقام کی۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی کہ ایمیزن کے جنگلات جو دنیا کے سب سے بڑے جنگلات ہیں، ان کے درمیان بیچوں بیچ ایک دریا بہتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن کچھ سال قبل یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ سن 2001 میں نیشنل جیوگرافک کی ایک سروے ٹیم نے GPS کی مدد سے اس کا پتہ لگایا تھا۔ یہ مقام جنوبی پیرو میں واقع ہے۔ یہ لیما سے 700 کلومیٹر دور جبکہ دریا کے دہانے سے 3,000 کلومیٹر دور ہے۔ نیواڈو مسمی میں پہاڑ کی اونچائی بھی 5,597 میٹر تک ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے پیش ہے اوکھن جزیرہ جو روس میں واقع ہے۔ یہاں جانے کے لیے آپ کو ٹرانس سائبیرین ریلوے پر سفر کرنا ہوگا جو بیکل جھیل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بیکل جھیل دنیا کی سب سے گہری تازہ پانی کی جھیل ہے۔ آپ اس مقام کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔
मॉस्को से 3.5 दिन ट्रेन पर सफर करते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं, जबकि बीजिंग से इसका फासला 3 दिन का है। दुनिया का 20% तक ताज़ा पानी इसी झील में मौजूद है। उसी के करीब ओखन जजीरा भी मौजूद है जो 72 किलोमीटर लंबा है। ये बैकल का सबसे बड़ा जजीरा है। इसके माहौल की खास बात यह है कि यहाँ बहीरा अस्वद के साहिल के मुकाबले में ज्यादा धूप पड़ती है, मगर झील का अक्सर हिस्सा और ये जजीरा बादलों तले ढके रहते हैं। और अब नंबर है रूस ही के एक और जजीरा नुमा इलाके का, जिसका नाम है कामा चिटका। अगर आप इस चीज का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि रूस कितना बड़ा है, तो जजीरा नुमा इलाके कामा चिटका को तसव्वुर करें, जिसकी मशरिकी साहिली पट्टी मॉस्को से ज्यादा लॉस एंजलिस के करीब है। यहाँ इर्द गिर्द लावे से भरे मैदान हैं। इस जगह को रूस चांद पर जाने के तजर्बात के लिए इस्तेमाल करता रहा है। कुछ अरसा कबल यहाँ जाने के लिए 6 महीने लगते थे, लेकिन आज आप मॉस्को से 11 घंटे की प्रवास के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। ये शायद जमीन की सबसे लंबी मकामी प्रवास है। इसके बाद अमेरिका का स्कॉटी नामी किले का मकाम है। सन 1920 की दिहाई में शिकागो के अरबपति एल्बर्ट जॉनसन को कहा गया कि कैलिफोर्निया की डेथ वैली यानी मौत की वादी में सोना है। जॉनसन को इन खुश्क हालात में और तो कुछ न मिला, लेकिन उनकी सेहत बेहतर हो गई। इसी खुशी में उन्होंने इस सेहरा में एक किला तामीर करवाया। यहाँ का दर्जा हरारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत है। हिस्पानवी अंदाज का ये किला तामीर करवाना डेथ वैली में मौजूद 70 किलोमीटर दूर बस्तियों के मुकाबले में एक बेवकूफाना फैसला लगता है। यहाँ दिलचस्प बात भेड़ की खाल से बने पर्दे और एक बड़ा थिएटर ऑर्गन है, लेकिन आप जाकर थिएटर तो जरूर देखना चाहेंगे, इसलिए कि वहाँ इसके अलावा देखने का और कुछ भी नहीं। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि फिर भी लोग इतना सफर करने के बाद सिर्फ एडवेंचर के लिए वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो नाजरीन, ये थे एडवेंचर को पसंद करने वाले अफराद के लिए दुनिया के 10 मकामात। इसके साथ ही आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो खूब पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक के लिए इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना बहुत सा ख्याल कीजिए।